तो बेटा इकोनॉमिक्स के कंपार्टमेंट का पेपर देना है 17 जुलाई 2023 को। क्या आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट को प्रिपेयर कर लिया? क्या आपको पता है मनी एंड बैंकिंग की यूनिट की वेटेज क्या है? क्या आपको पता है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? नहीं पता? डोंट वरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। जय श्री श्याम, दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनी एंड बैंकिंग है ये यूनिट आपकी 6 मार्क्स की आने वाली है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में, आपके सीबीएसई के एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने अपलोड करे हैं बेटा 2 पार्ट्स में। एक पार्ट 1 जो आप अभी देख रहे हो और दूसरा पार्ट 2 वो कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों अपलोड हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम लेकिन बात करेंगे पार्ट 1 पे। और यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ बेटा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है मनी सप्लाई क्या होता है। M1 को एक्सप्लेन करना एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट बेटा मनी क्रिएशन फंक्शन, मनी क्रिएशन या जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? ये बेसिकली कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट बेटा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फंक्शन बेटा 3 to 4 मार्क में पूछ लिया जाता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। और जो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का ही पार्ट है ये, सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम स्टडी करेंगे 2 पार्ट्स में, राइट। तो ये मनी सप्लाई M1 मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ये हमने पार्ट 1 में स्टडी करना है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये आपको बेटा पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क में। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होता है? एक्सप्लेन M1 एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 को एक्सप्लेन करो जो कि एक मेजर है मनी सप्लाई का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं बच्चे सबसे पहले मनी सप्लाई के बारे में। देखिए हम सबके पास मनी होती है, हम सबके पास करेंसी नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं और जनरली हम सब ने बैंक अकाउंट भी ओपन कर रखा होता है। तो बात करते हैं मेरी मनी की। मेरे पास मनी मेरे वॉलेट में भी पड़ी है, मेरे पास मनी मेरे बैंक अकाउंट में भी है। ऐसे ही बेटा आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा, आपके पेरेंट्स के पास भी मनी होगी उनके वॉलेट में और उनके बैंक अकाउंट में, ऐसे ही आपके पास होगा, राइट। तो ऐसे ही सब लोग जितने भी इकोनॉमी में रहते हैं उनके पास भी ऐसे ही होगा कि उनके वॉलेट में भी पैसा है और उन्होंने बैंक अकाउंट भी ओपन करा रखा है तो उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा है। अब जैसे हम हाउस होल्ड्स के साथ ऐसा है, हम कंज्यूमर्स के साथ ऐसा है, इन द सेम वे फर्म्स के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके पास भी पैसा होगा, उनका बैंक अकाउंट भी होगा, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी टोटल मनी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हम सब लोगों के पास है बेटा, हम सब लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये पब्लिक में कौन कौन आता है? मैम आपने बताया मनी सप्लाई है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी दैट वी पीपल आर होल्डिंग। तो ये जो पब्लिक वर्ड आप यूज कर रहे हो कि पब्लिक के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, अब इस पब्लिक में कौन कौन आ जाता है? तो बेटा इस पब्लिक में मेजर 2 लोग आते हैं, 2 सेक्टर्स आते हैं। एक होते हैं हाउस होल्ड यानी कि हम कंज्यूमर्स, दूसरा होते हैं बेटा फर्म्स, ठीक है।
तो इन शॉर्ट मनी सप्लाई को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मनी सप्लाई है टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज होल्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन द इकोनॉमी। अब बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या है बेटा। मनी सप्लाई एक स्टॉक है। देखिए, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा फ्लो, एक होता है स्टॉक। फ्लो वो चीजें होती हैं जिनका टाइम डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी, आप किसी से उसकी सैलरी पूछोगे बेटा, तो उसने मान लो बताया कि 1,00,000 रुपीज। अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस उठने लगेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि ये 1,00,000 1 मंथ की सैलरी बताई है या पूरे ईयर की सैलरी बताई है या 1 वीक की सैलरी बताई है ना। आपके माइंड में क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप किसी से किसी का हाउस रेंट पूछोगे, उसने बोला 40,000 रुपीज, तो अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये पर मंथ का बोला है या पर एनम बोला है या पर डे बोला है, राइट। तो बेटा ये सब क्या होता है, ये चीजें इनकम्प्लीट हैं अगर आप इनके साथ मेंशन नहीं करोगे कि ये पर मंथ है या पर ईयर है। इस टाइप की चीजें जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम एसोसिएटेड होता है। मंथ क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, राइट। ईयर क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है। इन सारे वेरिएबल्स जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम होता है उसे हम बोलते हैं बेटा फ्लो, ठीक है। और अगर अब मैं पूछूं कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैम 1 करोड़ रुपीज, मैम 2 करोड़ रुपीज, राइट। अब इसमें पर मंथ या पर एनम का कुछ काम है क्या बेटा, नहीं है ना। तो यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका पर मंथ या पर एनम यानी कि लेंथ ऑफ टाइम से कुछ भी एसोसिएशन नहीं होता, कुछ भी रिलेशन नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो जिनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ठीक है, जिनको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, राइट। आपको मैं बोलूंगी आज अपने घर की वैल्यू बताओ, आप बता दोगे। आपको मैं बोलूंगी कल आपने घर की वैल्यू बताओ, तो आप कल की भी बता दोगे। आपको मैं बोलूंगी 10 दिन बाद की आपने बतानी है, आप वो भी मुझे बता दोगे। उसका टाइम डायमेंशन से पर मंथ पर एनम उससे कोई लेना देना नहीं है। सेम बेटा मनी सप्लाई भी क्या है, एक स्टॉक है। मनी सप्लाई को भी मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इसका लेंथ ऑफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस मर्जी टाइम चाहो आप मनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए बेटा देखते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मतलब मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल पैसा हमारे पास जितना भी है, जितना हम पब्लिक ने होल्ड कर रखा है। पब्लिक यहाँ पर फर्म्स एंड हाउस होल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन एन इकोनॉमी इट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी पब्लिक है उसने जितना भी टोटल पैसा होल्ड कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। और इसे हम मेजर कैसे करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए आगे बेटा, अब हम बात करेंगे इसके M1 फीचर की, ठीक है। M1 का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। बेसिकली ये M1 है क्या, देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बेटा बात करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स मतलब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में मनी सप्लाई कौन कैलकुलेट करता है। तो बेटा इंडिया में RBI यानी कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हाउ मेनी मेजर्स यानी कि कितने मेथड्स हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के। तो देर आर 4 मेजर्स और यू कैन से मेथड्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द नेम्स ऑफ द 4 आर M1, M2, M3 एंड M4। ओके, अब बेटा M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी करेंगे M1 को। तो आइए स्टडी करते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा फॉर्मूला ऑफ M1। देखिए M1 एक मेजर है, एक मेथड है जो RBI यूज करता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए।
अब ये जो फॉर्मूला ये आपके सामने है, M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, यानी कि हम लोगों के पास, यानी कि फर्म्स के पास और हाउस होल्ड के पास जो भी करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं M1 को निकालने के लिए। और क्या इंक्लूड करना है? डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है बेटा? डिपॉजिट्स होता है जो आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया हुआ है अपना, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं कि बैंक को आप बोलोगे कि मुझे पैसा वापस दे दो, तो बैंक आपका पैसा आपको वापस कर देगा। तो डिमांड डिपॉजिट में बेटा दो टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में दो टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटा सेविंग्स डिपॉजिट, एक होते हैं करंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट। अब ये जो सेविंग्स डिपॉजिट होती है ना, ये हम हाउस होल्ड बैंक अकाउंट जो खुलवाते हैं उसके अंदर जो पैसा रखते हैं वो होता है, ठीक है। और ये जो करंट डिपॉजिट होते हैं बेटा, ये फर्म्स अपना बैंक अकाउंट खुलवाती हैं और उसके अंदर जो पैसा रखते हैं, जो फर्म्स उसके अंदर पैसा रखती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट डिपॉजिट्स। सो सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स दोनों मिलाकर क्या बनता है? डिमांड डिपॉजिट्स। क्योंकि ये दो ऐसे डिपॉजिट हैं कि जैसे ही बैंक को बोला जाएगा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक बेटा वो पैसा आपको वापस कर देता है। नेक्स्ट, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई के पास भी बेटा डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के अंदर क्या क्या आता है देखिए। डिपॉजिट्स जो फॉरेन बैंक के हैं आरबीआई के साथ, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक आरबीआई के साथ, ठीक है। और दूसरा बेटा डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के भी जो डिपॉजिट हैं हमारी आरबीआई के पास, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि M1 क्या है बेटा। M1 एक मेजर है, मनी सप्लाई को मेजर करने का एक मेथड है जिसको हम कैलकुलेट करते टाइम तीन चीज़ों को ऐड करते हैं, दैट इज करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो कुछ इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है तो आप देख सकते हैं। लाइक आपको आ गया कैलकुलेट करो M1, ठीक है। और आपको दे रखा है बेटा करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक। This is 5 crores. Next one is demand deposits. ₹8 crores. Next one is other deposits with RBI. Other deposits with RBI. It is 2 crores. तो अब बेटा हमें M1 कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? M1 का फॉर्मूला लगा दोगे विच इज करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, C DD यानी डिमांड डिपॉजिट प्लस OD यानी अदर डिपॉजिट्स। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। 5 करोड़ प्लस डिमांड डिपॉजिट इज 8 करोड़ प्लस अदर डिपॉजिट इज 2 करोड़। तो बहुत ही सिंपल ऐसे वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दोगे एंड द आंसर इज 15 करोड़। तो 15 करोड़ इज द M1। हो सकता है बेटा कोई चीज़ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो, लाइक आपको यहाँ पे दे रखा है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ₹4 करोड़। तो ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। आपको इग्नोर करना है बेटा। यू जस्ट नीड टू पिक अप द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर फॉर्मूला, ठीक है। बाकी सब आपको इग्नोर करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं बेटा M1 के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं बेटा M1 के बारे में। M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है इसे। क्यों मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है? लिक्विड का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो M1 की जितने भी कंपोनेंट्स है ना, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक,
वो तो ऑलरेडी पैसों में ही है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये भी बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए M1 को क्या बोला जाता है, मोस्ट लिक्विड मेजर। जितने भी मेजर्स आपने देखे ना M2, M3, M4 एंड M1, उनमें से M1 मोस्ट लिक्विड रहता है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यही है, सबसे ज़्यादा जल्दी, मतलब यही वाला कॉम्पोनेंट्स है M1 ही है जो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट लिक्विड होता है। और ये भी क्या होता है, स्टॉक होता है। ये भी मतलब मेजरेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, और इसको बोला जाता है बेटा नैरो मनी। ये चीज़ आप ध्यान रखो, 1 मार्कर में आ सकता है। नैरो मनी बोला जाता है। एक होता है बेटा ब्रॉड मनी, एक होता है नैरो मनी। क्योंकि M1 के कंपोनेंट्स काफ़ी कम होते हैं तो इसीलिए इसको नैरो मनी बोला जाता है। बाकी जो M2, M3, M4 है उनके कंपोनेंट्स बेटा M1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि M1 को क्या बोला जाता है, नैरो मनी। चलिए, अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा हाउ डज कमर्शियल बैंक वर्क, लेकिन हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक को अच्छे से समझना है। तो आइए बेटा, ये है हमारा बैंक। ठीक है, यहाँ पे हैं ये कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, जिनके एक्सपेंसेस कम हैं और इनकम क्या है, ज़्यादा है। दीज पीपल हैव सरप्लस मनी और यू कैन से एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, बैंक के पास क्या आ गए, डिपॉजिट्स आ गए। लेट सपोज बैंक के पास बेटा 1 लाख के डिपॉजिट्स आ गए। ठीक है, अब आगे बैंक उन पैसों का क्या करती है, जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं, बैंक उन लोगों को लोन दे देती है बेटा जिनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, डेफिसिट मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी। ठीक है, तो बैंक इन लोगों को लोन दे देती है बच्चे। ओके, अब देखो बैंक इनका पैसा यूज कर रही है आगे इन लोगों को लोन देने के लिए। अब मुझे पहली बात तो ये बताओ कि डिपॉजिट जो 1 लाख के आए हैं, बैंक पूरा का पूरा डिपॉजिट इन लोगों को दे दे, पूरा का पूरा डिपॉजिट मतलब यूज कर ले लोन देने के लिए इन लोगों को? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हो सकता है कि ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिन्होंने अकाउंट अपना बनवाया है बैंक में, ये कुछ ना कुछ पैसा वापस लेने के लिए आए, है ना। तो बैंक कहाँ से देगा अगर बैंक अपने पास ही डिपॉजिट्स नहीं रखेगा? देखो, डिपॉजिट में से बैंक 2 चीज़ें रखता है बेटा, एक होता है SLR, एक होता है CRR। ये बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ज़रूरी है। SLR होता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, एंड CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अब ये SLR क्या है? SLR है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, क्यों रखता है अपने पास? कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आया तो उसके पास पैसे तो कुछ होने चाहिए। सो दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच इज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेट्स सपोज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज 10%। सो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000। तो मतलब 10,000 SLR, यानी कि 10,000 रुपीज़ कमर्शियल बैंक अपने पास अलग से रख लेगा। आगे बात करते हैं बेटा CRR की। अब ये CRR क्या होता है? CRR बेटा यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाता है? सेंट्रल बैंक के पास। लेट सपोज अगर ये भी 10% है तो मतलब 10,000 तो कहाँ चला गया? सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया कमर्शियल बैंक ने। तो 10,000 अपने पास रखा आउट ऑफ 1 लाख और 10,000 सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया। बचा कितना? बचा बेटा 80,000। 80,000 रुपीज़ अब ये कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? लोन में दे सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंडिंग कैपेसिटी। लेंडिंग कैपेसिटी मतलब लोन में कितना पैसा कमर्शियल बैंक
दे सकता है लोन की फॉर्म में, तो ये दे सकता है 80,000 रुपीज़, ये होती है लेंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, और यहाँ पे क्या समझेंगे बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, LRR। LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशो। CRR और SLR का कॉम्बिनेशन क्या होता है, LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। ये जो SLR का रेट है, CRR का रेट है, ये सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, और यू कैन से फंक्शन। ठीक है, देखिए बेटा, कमर्शियल बैंक को हम 1 लाख देते हैं ना, तो उससे वो जो मनी और जो लोन क्रिएट करता है इकोनॉमी में, वो कम से कम 10 लाख आराम से कर सकता है। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि 1 लाख रुपीज एक्चुअली में हमने कमर्शियल बैंक को दिए थे, और उससे कमर्शियल बैंक ने 10 लाख रुपीज जनरेट कर दिया, मनी भी और लोन भी। तो इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स, क्या है, 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर दी गई है इकोनॉमी में बाय कमर्शियल बैंक। इसी को ही बोलते हैं बेटा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। बेसिकली कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट एंड फैक्ट्रीज ऑफ मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है इकोनॉमी में, मनी को मल्टीप्लाई करता है, लोन को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करता है ये। सबसे पहले बेटा बात करेंगे एजम्पशंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अच्छे से समझो। इसकी कुछ एजम्पशन सबसे पहले आपको बतानी है, अगर आ जाता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, कुछ भी आ जाए अगर, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देना कि कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट बोला जाता है या फैक्ट्रीज ऑफ मनी बोला जाता है, बिकॉज वो मनी को क्रिएट करते हैं या लोन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस मतलब जो पहले से बातें मानी हुई चल रही हैं। तो एजम्पशंस बेटा ये वो होती है जो हमने अपने आप कुछ मान लिया है। तो हमने ये 3 चीज़ें मानी है। ऑल कमर्शियल बैंक्स आर ट्रीटेड एज 1 यूनिट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं सब मिलाकर एक ही बैंक ट्रीट होंगे। ठीक है, सब अलग अलग बैंक्स नहीं माने जाएंगे। इन शॉर्ट मतलब क्या कहा जा रहा है कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है। चलिए दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक। मतलब जो भी पेमेंट करनी है या कुछ पैसा रिसीव करना है, सब कुछ कैसे होगा, बैंक के थ्रू होगा। मतलब चेक के ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब चेक के थ्रू होने वाला है सब कुछ। ओके, सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक, और यू कैन से चेक। मतलब कुछ भी पैसा दे रहे हो या ले रहे हो सब बेटा बैंक से होगा। कुछ भी कैश ट्रांजेक्शन इसमें कि पैसा पकड़ा दिया वो वाली चीज़ नहीं होगी। कैश के थ्रू ही पैसा लिया भी जाएगा और पैसा दिया भी जाएगा। नेक्स्ट, LRR विल रिमेन फिक्स्ड। LRR सेम रहेगा। लेट सपोज LRR है 20%, तो वो 20% ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी 20%, कभी 10%, कभी 5%, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी नो फ्लक्चुएशंस इन LRR। LRR विल रिमेन फिक्स। अब आपको इसके बाद क्या करना है बेटा, एजम्पशंस के बाद आपको एक स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें आपको एक तो दिखाना है राउंड्स, दूसरा आपको दिखाना है डिपॉजिट्स, तीसरा आपको दिखाना है LRR, चौथा आपको दिखाना है बेटा यहाँ पर लोन्स की लेंड कितना कर दिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। लेट सपोज बेटा बैंक के पास 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट आया और LRR है 10%। ठीक है, यानी कि 1 लाख का डिपॉजिट अगर कमर्शियल बैंक के पास आया है तो कमर्शियल बैंक 10% का LRR साइड में कर देगी। LRR के अंदर ही CRR भी आ गया और SLR भी आ गया। 10% इसका हो गया 10,000, तो ये अलग किया और बाकी का क्या दे दिया, लोन में दे दिया। तो 1 लाख में से 10,000 तो अलग किया, बाकी बचा 90,000 जो लोन में दे दिया। अब जिसे लोन दिया है उसने किसी की पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो 90,000 की पेमेंट चेक के थ्रू हुई, तो दोबारा से मतलब किसी के बैंक अकाउंट में ही पैसा आया और बैंक भी एक ही है, तो मतलब हम सेकंड राउंड में कहेंगे कि वही पैसा मुड़कर किसके पास आ गया, कमर्शियल बैंक के पास आ गया 90,000 रुपीज़, क्योंकि ये किसी और के बैंक अकाउंट में ही गया है ना पैसा, तो अल्टीमेटली बैंक के पास ही डिपॉजिट बन के वो दोबारा से आ गया। अब इस 90,000 में से 10% तो हम LRR रख देंगे यानी कि 9,000, बाकी का हम क्या कर देंगे बेटा, लोन दे देंगे 81,000। अब दोबारा से ये पैसा मुड़ के कहाँ आ जाएगा, बैंक में।
81,000 दोबारा से आ गया एज अ डिपॉजिट बैंक में। LRR इज 8100, LRR साइड में रखा 10% इसका। फिर बेटा 72,900 दोबारा से क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो ऐसे ही ये राउंड्स क्या होंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है, एंड में आपको ऐसे बेटा ये हाइफन दिखाना है कि ये राउंड्स क्या हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, ये चलते चले जाएंगे। फिर आपको लास्ट में क्या दिखाना है बेटा, टोटल। ठीक है, अब टोटल कैसे करना होता है आपको, देखिए मनी क्रिएशन का ना हमें फॉर्मूला लगाना है, और मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल मतलब पहला, इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट भी आप इसे बोल सकते हो, इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय LRR। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो है 1 लाख, और LRR हमने कितना लिया था, 10%। तो आइए निकालते हैं इसको। 1 लाख इज द इनिशियल डिपॉजिट यानी कि पहला डिपॉजिट, डिवाइडेड बाय LRR इज 10%। तो आप इसको बेटा ओपन कर दोगे परसेंटेज को, 10/100, तो इट विल बी 10 lakhs। सो ये 10 lakhs आपका क्या आ गया, मनी क्रिएशन। तो आपने डिपॉजिट्स के टोटल में क्या लिखना है बेटा, 10 लाख। ठीक है, अब इस 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख वो LRR है, और इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख माइनस 1 लाख विच इज 9 लाख, ये है बेटा लेंडिंग कैपेसिटी टोटल लोन्स। ठीक है, इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन तो हम निकाल चुके बेटा। अब हमें ये देखना है कितने गुना मनी क्रिएट हुई है। ठीक है, यानी कि वी विल टॉक अबाउट द मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला दो है। एक तो है पहला फॉर्मूला, ये दिखा रही हूं, टोटल मनी क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। ओके, तो ये होगा टोटल मनी क्रिएशन इज 10 लाख, इनिशियल डिपॉजिट इज 1 लाख, सो इट इज 10। आपको कुछ लिखना नहीं है, इसका कोई यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, 1/LRR है, सो 1/10% विच इज 100/10 विच इज अगेन 10। आंसर सेम आएगा, आप फॉर्मूला कोई भी लगा लो, लेकिन दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ इस तरीके के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है 5,000 रुपीज, LRR है 10%, तो टोटल मनी क्रिएशन या टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालो। तो टोटल मनी क्रिएशन हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय LRR। ठीक है, सो इनिशियल डिपॉजिट वुड बी 5,000 डिवाइडेड बाय 10%, सो इट वुड बी 50,000। ओके, तो इस तरीके से बेटा आ जाएगा। अब इसी में अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना होता तो क्या करते, टोटल मनी क्रिएशन यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट यानी कि 5,000 विच कम्स आउट टू बी 10। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे, विच इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बेटा मैंने आपको बताया सारे फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक फंक्शन पूछ लिया जाएगा 3 to 4 मार्क में। तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बेटा सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखिए सेंट्रल का मतलब ही क्या होता है, मेन। अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फाइनेंस में डील करता है, पैसों में डील करता है। और एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट, एपेक्स मतलब बेटा टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावर बैंकिंग इंडस्ट्री में किसे प्रोवाइड की गई है? वो प्रोवाइड की गई है सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो फॉलो करने होते हैं सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फिर ये सिर्फ रूल्स बनाकर नहीं छोड़ता, ये सुपरवाइज भी करता है बेटा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को ये सुपरवाइज भी करेगा। सुपरवाइज मतलब सुपरविजन रखना, मतलब आंख रखना उनके ऊपर, एक तरह से देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्या सारे के सारे कमर्शियल बैंक वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जो सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं या नहीं। तो ये सब देखना भी सेंट्रल बैंक का ही काम है। तो सेंट्रल बैंक इज अ apex financial institution which is a regulatory body and the supervisor of all the commercial banks। चलिए अब हम बात करेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स का कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है, वाई सेंट्रल बैंक इज नोन एज अ बैंक ऑफ इशू। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे के सारे करेंसी नोट्स को इशू करता है, सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर। ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ओके, तो ये 1 रुपी नोट कौन इशू करता है मैम? 1 रुपी नोट बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर आरबीआई सारे करेंसी नोट्स इशू करता है लेकिन एक 1 रुपी नोट को इशू नहीं करता। क्वाइंस भी आरबीआई इशू नहीं करता है। तो 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस ये बेटा कौन इशू करता है? ये इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेंगे कि यहाँ पर बेटा आरबीआई जो है वो सारे के सारे करेंसी नोट्स इशू करता है सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर, और जो क्वाइंस है वो भी आरबीआई इशू नहीं करता। तो 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर बतानी है। अब दूसरी बात करेंगे, देखिए जब भी इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी पावर जब सेंट्रल बैंक को दी गई है कि वो मनी को इशू कर सकता है, तो उसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, यानी कि एक बाय लॉ एक चीज है जो उसको जरूर फुलफिल करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है बेटा कि सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी दी गई है टू इशू द करेंसी, तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। बेसिकली सेंट्रल बैंक को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें से 115 करोड़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की फॉर्म में हो, एंड ₹85 करोड़ फॉरेक्स की फॉर्म में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है बैंक ऑफ इशू में ही। अब आगे मेरिट्स क्या है, देखिए बैंक ऑफ इशू का मेरिट्स ये है कि गवर्नमेंट बहुत ही इजी सुपरविजन रख सकती है, क्योंकि करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी एक के हाथ में है, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट को सिर्फ सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज करना तो ईजी हो जाता है सुपरविजन। ये मेरिट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिट्स हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को इशू ऑफ करेंसी की अथॉरिटी दी गई है, उस चीज के एडवांटेजेस। तो एक तो इजी सुपरविजन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत ही इजीली सुपरवाइज कर सकती है। ठीक है, दूसरा बेटा पब्लिक फेथ,
लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है सेंट्रल बैंक में। तीसरा बेटा, सेंट्रल बैंक इजीली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि देखो मनी इशू ही सेंट्रल बैंक कर रहा है, तो कंट्रोल भी इजीली सेंट्रल बैंक कर पाएगा ना। जब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ज़्यादा इशू करेगा मनी को, राइट। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम रहना चीज़ें। तो आप जैसे देखते हो नेक्स्ट बेटा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी रखना। आप जैसे देखो 2000 रुपीज़ के नोट्स हैं, सारे सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं, सेम ही उस पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सेम ही पर्सन के साइन है, तो ये सब क्या है, वो सारी चीज़ें सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि एक ही है, सेंट्रल बैंक को ही इशू ऑफ करेंसी का राइट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं बेटा इसके, विच इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए हमारा बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक है ना। जनरल पब्लिक का बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक है। और जो गवर्नमेंट का बैंक है और कमर्शियल बैंक्स का बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। तो हमें अगर कभी भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाना हो, हमें मतलब जनरल पब्लिक को, तो हम कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक जाते हैं, क्योंकि हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, राइट। हमें कोई लोन लेना हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंकर कौन है बेटा, सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है। सो गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है वो कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द गवर्नमेंट बैंक अकाउंट। ओके। दूसरा, लोन भी प्रोवाइड करता है ये गवर्नमेंट को, जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन की नीड होती है, ठीक है। तो इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट। जैसे हमें लोन चाहिए हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारा बैंक है। ऐसे ही बेटा जब गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए हो तो गवर्नमेंट कहाँ जाता है, गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के पास जाती है, ठीक है। थर्ड, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, ओपिनियन चाहिए हो बेटा, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक को बेटा एजेंट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी इनकम आती है तो सेंट्रल बैंक रिसीव कर लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और गवर्नमेंट की कोई भी पेमेंट करनी हो तो सेंट्रल बैंक कर देता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बैंकर टू द बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, यहाँ पे बैंक्स जो है ये कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी बेटा कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का क्या है, वो बैंकर है, ठीक है। यानी कि इन सब बैंक्स के अकाउंट कहाँ मेंटेन है बेटा, सेंट्रल बैंक के पास। तो मेंटेन्स द बैंक अकाउंट ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। दूसरी चीज, लेंड लोन्स। कभी भी अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत हो बेटा तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। मैम कभी बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है कि उसे भी लोन की नीड पड़ती है, बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है क्या मनी की, यस बेटा बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है मनी की, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है लोन के लिए, ठीक है। तो दोनों टाइप के लोन ये देता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म लोन्स भी ये प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। क्या मैम आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने का, यस बेटा डेफिनेटली करता है। शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट।
जनरली बच्चों को लगता है बैंक रेट और रेपो रेट सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, एंड वेयर एज बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक टू लेंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट बेटा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका अलग से भी है बेटा फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है अंतिम समय का साथी। जब बेटा कोई भी कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब जिसका दिवाला निकल जाता है कि अब वो पैसा वापस नहीं कर पाता अकाउंट होल्डर्स को, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है। जैसे हमारी मदर होती है ना, कि कोई भी बैड टाइम हमारा आया, वर्स्ट टाइम हमारा आया, तो हमारी मदर हमारा साथ देती है। तो इन द सेम वे सेंट्रल बैंक को भी मदर बोला गया ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, कि कभी भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिफिकल्टी टाइम पीरियड चल रहा है, बैंकरप्ट हो गया है कोई कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक ही है जो आकर उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और जो पॉइंट बेटा आपको लिखने हैं बैंकर टू द बैंक्स में, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब होता है बेटा रखवाला। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कैश रिजर्व रेशियो होता है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है। तो यही वो चीज़ है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व रखवाने आता है तो सेंट्रल बैंक उसका कैश रिजर्व रख लेता है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक के पास जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो रिजर्व है कैश रिजर्व वो कहाँ रखा जाता है? सेंट्रल बैंक उसको आराम से अपने पास रखता है। ठीक है, सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे इसके। तो अब बेटा बात करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो इसको समझने के लिए ध्यान रखो कि आजकल बेटा इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस अलाउड है। इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस, इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस क्या है बेटा? मान लो मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन क्लासेस दी, ठीक है, उस बच्चे ने मुझे फीस पे करी चेक के थ्रू, ठीक है, उस बच्चे ने मुझे आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया 15,000 रुपीज का। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो आईसीआईसीआई बैंक का चेक मेरे पास है, क्या मैं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच पे जाके ही इसे एनकैश करा सकती हूँ या किसी भी बैंक के पास जा सकती हूँ? लाइक मैं एसबीआई के पास जा सकती हूँ या नहीं, मैं एचडीएफसी के पास जा सकती हूँ या नहीं? तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे को किसी ने पेमेंट करनी थी और उसने मुझे चेक पकड़ा दिया 15,000 रुपीज़ का, तो वो आईसीआईसीआई बैंक का चेक है। तो अब आज के एरा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी बैंक के पास जाके इस चेक को एनकैश करा सकते हो। तो लेट सपोज बेटा मैं चली गई एचडीएफसी में, ओके, एचडीएफसी बैंक में मैं गई और मैंने ये वाला चेक वहां पर डिपॉजिट कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक वालों ने मुझे 15,000 रुपीज एनकैश दे दिए, राइट। लेकिन अब ये एचडीएफसी वालों ने किसके पैसे दिए? आईसीआईसीआई बैंक से। अब ये एचडीएफसी किससे मांगेगा? आईसीआईसीआई बैंक से मांगेगा कि तुम्हारा चेक मेरे पास आया था और मैंने एनकैश किया है 15,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में, अब तुम डाल दो, है ना। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के पास बेटा सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ी चेक आया होगा, और बहुत सारे बैंक्स के चेक आए होंगे जो एचडीएफसी ने एनकैश किए होंगे, और अब एचडीएफसी को उन वेरियस बैंक से पैसा कलेक्ट करना है, राइट। तो अब यहाँ पर बैंक एक दूसरे से नहीं मिलते, ये काम कौन कर देता है? इनके चेकिंग क्लेम्स को सेटल करने का सेंट्रल बैंक। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है। तो इस सेंट्रल बैंक के पास बेटा आईसीआईसीआई का भी अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक का, साथ में एचडीएफसी बैंक का भी बैंक अकाउंट है,
तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में से निकाल के एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपीज ट्रांसफर कर देगा, राइट। और बाकी के जो भी इसके चेक क्लेम्स है, जैसे ये तो एक एग्जांपल था, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेटल कर देगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक को इसलिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक क्लियर करता है बेटा इनके चेक क्लेम्स को। इससे हर एक बैंक का टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, नहीं तो हर एक बैंक एक दूसरे को मिलने में ही लगे रहेंगे कि ये वाला चेक है, वो वाला चेक इन कैश करो, ये करो, वो करो, है ना। तो आरबीआई डायरेक्टली ये चेक क्लेम्स को क्या कर देता है, सेटल कर देता है। तो ये इसे बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंतिम समय का साथी। तो सेंट्रल बैंक को बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट मतलब दिवाला निकल जाना, अब बैंक जो है वो किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक ही होता है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। इतने डिफिकल्ट टाइम पीरियड में सेंट्रल बैंक ही सामने आता है कमर्शियल बैंक की हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है। सो दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पर गाइस ये था हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। इतने आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गोइंग टू अपीयर इन इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम ऑन 17 जुलाई 2023। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने के, और साथ में ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। जय श्री श्याम।